आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे अगला अध्याय, वो है डूहेट। डूहेट ये वायुशक्ति के विचारक हैं। खास करके वायुशक्ति के विचारकों में जो प्रमुख हैं वो तीन हैं, डूहेट, मिचेल, सेवेरस्की। भाई जनरल डूहेट ये इटली के हैं, जनरल मिचेल अमेरिका के हैं, सेवेरस्की ये रूस के हैं। ठीक है, तो डूहेट आधुनिक युद्ध में वायुशक्ति सिद्धांत। चलिए पहले परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 1869 में इटली में हुआ था। इनकी मृत्यु 1930 में हुई थी। ये वायुशक्ति सिद्धांत के विचारक हैं। खास करके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में भी ये पूछा जाता है। इनका जो सिद्धांत है वायुशक्ति का डूहेट सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम इन्होंने 1909 में नभशक्ति यानी वही वायुशक्ति पर अपना विचार दिया था। और 20वीं सदी की देन क्या है, वायुयान। आपको मालूम होगा वायुयान या हवाई जहाज या का निर्माण किसने किया था? वायुयान का निर्माण किया था राइट बंधुओं ने, जो अमेरिका के हैं, जिनका अलग अलग नाम जो है, दो भाई हैं, अल्बर राइट और बिल्बर राइट। इन दोनों ने मिलकर जो है वायुयान का निर्माण किया था 1903 में। और वही वायुयान अगर इन राइट बंधुओं ने नहीं बनाया होता तो संभवतः आज कोई भी वायुसेना या एयरफोर्स किसी भी देश में नहीं होती। ठीक है, चलिए वायुयान निर्माता राइट बंधु जो अमेरिका के हैं, अर्बिल राइट और बिल्बर राइट। वायुयान के आने से युद्ध त्रिदिशात्मक हो गया। मित्रों ये अक्सर पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछा जाता है कि वह कौन सा युद्ध यंत्र है जिसके आने से युद्ध त्रिदिशात्मक हो गया। या त्रिदिशात्मक का मतलब क्या होता है कि युद्ध को एक तीसरी दिशा मिली। भाई अभी तक युद्ध जो है थल पे होते थे, धीरे धीरे युद्धपोत जलपोत नौकाओं के आने से युद्ध जो है जल में भी होने लगे, यानी समुद्र में भी युद्ध होने लगे। तो दो ही दिशाएं थी। लेकिन आसमान में युद्ध तब होने लगा जब हवाई जहाज या उड़ने वाले उपकरणों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो तीसरी दिशा यानी तीन दिशा जिसे कहते हैं त्रिदिशात्मक, ये जो है वायुयानों के आने से युद्ध त्रिदिशात्मक हुआ। ठीक है, यानी जल थल में हम लोग पहले से लड़ रहे थे, अब हवाई युद्ध तब प्रारंभ हो गया जब हवाई जहाज का निर्माण हो गया। हवाई जहाज का निर्माण वही 20वीं सदी के प्रारंभ में 1903 में राइट बंधुओं ने किया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है वायुयान का निर्माण किसने किया था, कहाँ के थे ये। ठीक है, इनकी जो पुस्तक है डूहेट की, उसका नाम है द कमांड ऑफ एयर, या जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं नभ प्रभुत्व। ठीक है, अब देखिए वायुयानों के आने से युद्ध कला पर क्या प्रभाव पड़ा। 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व वैमानिकी यानी विमानों के युग में प्रवेश कर गया, जिसके कारण युद्ध एवं अंतर्राष्ट्रीय जगत में निम्न परिवर्तन हुए। पहला नंबर, विश्व सिमट कर छोटा हो गया। विश्व में हर स्थानों तक पहुंच संभव हुआ। अभी तक कहीं पर आना जाना होता था या तो जमीनी रास्ते से यानी रेलवे से जाते थे लोग, या फिर वो पानी के रास्ते थे, समुद्र में जहाज़ों से जाते थे। लेकिन जब हवाई जहाज का निर्माण हो गया तो समय कम लगता था, उड़कर जो जिस देश में जाना चाहें लोग जा सकते थे, और संपूर्ण विश्व सिमट कर इसलिए छोटा हो गया। ऐसा नहीं है कि विश्व जो है अपने आप में छोटा हो गया, इसका अर्थ सीधे ये हो गया कि एक राष्ट्र की पहुंच दूसरे राष्ट्र तक शीघ्र हो गई। ठीक है, जैसे आज के समय में हम जो है कहीं किसी ऑल इंडिया में घूमना चाहें, किसी भी स्थान की यात्रा, तो 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे में हम पहुंच सकते हैं वहां पे। लेकिन जब तक हवाई जहाज नहीं थी, या पहले लोग जब पैदल चलते थे, या पहले लड़ाई में जब सेनाएं एक देश से दूसरे देश जाती थी, तो उस समय तक उनको जो है उस रास्ते को कवर करने में भी महीनों लग जाते थे। अब सोचिए आप, अगर सिकंदर जो है युद्ध करने के लिए भारत में चला था तो उसको रास्ते में महीनों व्यतीत करने पड़े, वो भी इतनी बड़ी फौज के साथ लेके आया, तब जाके एक युद्ध लड़ा, और वो भी जो है मात्र कितने लोग मरे। अब आज का समय क्या है, इसी 20वीं शताब्दी में वैमानिकी युग उड़ने वाले युद्ध की ही देन है, उड़ने वाले उपकरण की ही देन है कि आज हम चाहें तो किसी भी प्रक्षेपास्त्र को फिर बटन दबाएं और एक देश जो है यहाँ से कितने भी दूर हो जलकर खाक हो जाएगा। वहां पर कितने लोग मरेंगे कोई गिनती ही नहीं है। ठीक है, परमाणु बम हवाएं क्या बोलते हैं प्रक्षेपास्त्र, वहां पर परमाणु बम को ले जाके वहां पे गिरा देगा अपने आप, केवल बटन दबाते ही। बाकी सारा कार्य युद्ध का यंत्रीकरण हो चुका है।
तो यहाँ पर विश्व को सिमट कर छोटा होने का मतलब यही है कि शीघ्र से शीघ्र विश्व के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच संभव हुआ है। इतना ही नहीं, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर एक देश है जिसको जो है हम चाहें तो यहीं बैठे बैठे बर्बाद कर सकते हैं, जो कि पहले अगर जो है किसी देश पे आक्रमण करना होता था वहां अपनी फौज के साथ जाना पड़ता था, जिसकी यात्रा में महीनों लग जाते थे। ठीक है, विश्व के हर स्थानों तक पहुंच संभव हुआ। अगला जो है वो है युद्ध त्रिदिशात्मक हो गया, अर्थात जल थल तो पहले से था, वायु जो है एक नई दिशा इसको मिली विमानों के आने से। अगला है युद्ध समग्र एवं विध्वंसक हो गया। समग्र का मतलब होता है पूर्ण युद्ध, विध्वंसक का मतलब होता है विनाशकारी। भाई हवाई जहाजों से बम को ऊपर से गिराया जाता था, अब नीचे वाला जो है चाहे जिस पे है, भाई अभी तक होता था युद्ध में लड़ने के लिए पैंतरेबाजी होती थी, एक दूसरे से बचने का मौका मिलता था, लेकिन अगर ऊपर से जो है किसी शहर पे बम गिराया गया तो शहर में हम आपको अपने मकान को, अपने किसी संस्था को इधर से उधर तो नहीं कर सकते ना, बम तो उस पर गिरना ही गिरना है। तो इसलिए जो है विध्वंसक भी हो गया। और एकमात्र स्ट्रैटेजी जो हुई बमबारी करके सबको नष्ट कर दो पर आधारित हो गई। ठीक है, अब युद्ध एवं आक्रमण में नागरिक एवं सैनिक संस्थानों में कोई भेद नहीं रह गया, सब पर बमबारी हो सकती है। भाई ये जरूरी नहीं है कि सैनिक जैसे पहले लड़ाई के मैदान में लड़ते थे, आज के समय में भी सैनिक ही लड़ें। आज के समय में हवाई बमबारी की जाती है, हवाई बमबारी सैनिक संस्थानों पर की जाती है, उद्योगों पर की जाती है, बड़े बड़े महानगरों पर की जाती है जहाँ की निर्दोष जनता मारी जाती है। यानी सैनिक एवं असैनिक दोनों क्षेत्रों पर बमबारी की जाने लगी है। ठीक है, अगला है वायुयान बमबारी के द्वारा हर स्थानों, शहर, गांव, नौसेना, जहाजों आदि को नष्ट कर सकता है। यानी लड़ाकू विमान जो इसमें बन गए हैं उनकी गति ज़्यादा होती है, उनकी क्षमता भी ऐसी होती है। समय के अनुसार आधुनिक युद्धक विमान बनाए जा चुके हैं जिसमें हर प्रकार के अच्छे से अच्छे आक्रामक युद्ध यंत्र लगाए गए हैं, यहाँ तक कि प्रक्षेपास्त्र जो भारी होते हैं वे भी लगा दिए गए हैं। यानी एक वायुयान चाहे बमबारी करे चाहे प्रक्षेपास्त्र चलाए, हर प्रकार से लड़ाकू विमानों को इससे लैस कर दिया गया है। ठीक है, वो हर प्रकार से आक्रामक साधन के रूप में है, जो कि हर स्थानों पे भी वो अपने आक्रमण के द्वारा उसे नष्ट कर सकता है। वायुयानों की ही एक देन है मानव रहित विमान। मानव रहित विमान का ही एक जो है बड़ा रूप है प्रक्षेपास्त्र, जो कि सीधे रिमोट सेंसिंग पर आधारित होता है। ठीक है, अगला है युद्ध छोटे समयांतराल के होने लगे, अर्थात युद्ध में निर्णय शीघ्र होने लगे। वायुयानों के विरुद्ध कोई प्रतिरक्षा संभव नहीं है, इनका प्रथम प्रहार ही अंतिम प्रहार है। भाई अगर किसी पे बमबारी कर रहे हैं, अगर लग गया तो उसको जल के खाक होना ही होना है। इनको विरुद्ध ऐसा डूहेट का मानना था कि कोई प्रतिरक्षात्मक उपाय संभव नहीं है। फिलहाल ये भी सही है कि आज के समय में भी अभी भी प्रक्षेपास्त्रों के बचने के उपाय खोजे जा रहे हैं, लेकिन वायुयानों के विरुद्ध बचने का उपाय तो नहीं है। वायुयानों को नष्ट करने के लिए वायुयान विरोधी हथियारों का प्रयोग करके उसे नष्ट कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे अगर बंदूक से निकल गई गोली अगर सीने में लग गई तो किसी को बचना नहीं है, या बंदूक से निकली गई गोली को रास्ते में रोका जा सके ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वायुयानों के विरुद्ध किसी प्रकार की रक्षा संभव नहीं है। हाँ, वायुयानों को हम नष्ट कर सकते हैं, हालांकि समय के साथ जैसे, और ये क्या बोलते हैं मित्रों, एक होता है। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम फिर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग सुनने में उबने लगेंगे, तब तक पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब बच्चों जरूर कर दिया।